बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 15 जो है, इसकी जो बर्थ होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कि ऑस्टेड था। उस ऑस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का कॉन्सेप्ट जो है वो दरियाफ़्त किया, जिसमें उसने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका रिवर्स प्रोसेस सोचना शुरू कर दिया और एक वक्त ये आया कि एक ही वक्त के अंदर दो साइंटिस्ट थे। एक था माइकल फैराडे, ये इंग्लैंड का था, और दूसरा था हेनरी, ये यूएसए में था। इन्होंने एक चीज़ जो है वो दरियाफ़्त की एक ही वक्त में। इन्होंने ये दरियाफ़्त किया कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया जाए तो उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। ये था रिवर्स प्रोसेस उस ऑस्टेड के फिनोमिना का, जिसने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट गुजारा जाए तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो माइकल फैराडे और हेनरी ने ये चीज़ दरियाफ़्त की कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसके अंदर से करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होता है कि हम इस कंडक्टर के दोनों किनारों को एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर से लगाकर इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। तो लैब के अंदर ये चीज़ जब परफॉर्म की गई कि व्हेन अ कंडक्टर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर एंड गैल्वानोमीटर डिटेक्ट दिस कंडक्टर, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह दिया और यही हमारे चैप्टर का जो है वो नाम भी है। फिर हमने इसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में से जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो फर्स्ट टाइम लैब में परफॉर्म किया गया कि हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल मौजूद है। इस नॉर्थ ये हॉर्स शो मैग्नेट की तरह जो है वो बिल्कुल बनाया गया। ये परमानेंट मैग्नेट है। इस नॉर्थ और साउथ के दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ। हमने इसके ऊपर इसके अंदर जो है वो एक रॉड को रख दिया। ये एक रॉड जो है वो इसके अंदर प्लेस किया। इस रॉड के दोनों किनारों को एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ जो है वो अटैच किया। When we move this rod in this magnetic field, galvanometer indicates the amount of current. तो हमने उस करंट की वैल्यू को इंड्यूस करंट का नाम दिया। This current is an induce current। और ये इंड्यूस करंट जो है, हम इसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि हम इस सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो लगा रहे थे। मसलन यहाँ पे मैंने इसमें सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दी, फिर हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया, फिर और बढ़ाया, लेकिन एवरी टाइम हमें जो अमाउंट ऑफ करंट गैल्वानोमीटर डिटेक्ट करता था और ये जो रेजिस्टेंस हम इसमें पुट करते थे, इसका प्रोडक्ट हमेशा जो था वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आया करती थी। हमने ये सोचा कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इंड्यूस ईएमएफ है, यानी वो ईएमएफ, वो वोल्टेज जो इंड्यूस करंट को फ्लो करवाने का बायस बनती है, डेट इज़ कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। तो हम कहते हैं कि दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। ये हमने इसमें लिख दिया। अब क्या होता है कि हम इस इंड्यूस करंट को और इंड्यूस ईएमएफ को ट्रीट करते हैं। इंड्यूस करंट की वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती।
रेजिस्टेंस बदलने से करंट की वैल्यू चेंज होगी, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमेशा से कांस्टेंट रहेगी। फिर हम इसमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ को डिटेक्ट करते हैं कि वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जिसमें पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि हम इस रॉड को जितनी तेज़ी के साथ मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन इंड्यूस ईएमएफ। जिन फैक्टर्स के ऊपर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करती है वो कौन कौन से हैं? उनमें पहला फैक्टर है मोशन, या हम इसमें कह लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। नंबर 2, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं यानी हायर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं तो उससे भी इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करती है। नंबर 3, तीसरा जो इसमें फैक्टर आता है डेट इज़ इफ़ वी प्लेस द वन लूप बोलते हैं जिसमें एक कंडक्टर हो और एक क्लोज लूप हो। अगर हम इन लूप की तादाद ज़्यादा कर देंगे तो उसे कॉइल बना देंगे। तो लूप अगर कॉइल से रिप्लेस कर दी जाए, लूप इज़ रिप्लेस्ड बाय कॉइल, तो उससे भी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू में इजाफा होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू बढ़ाने से इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। फिर हम इस चीज़ का एक रिवर्स प्रोसेस सोचते हैं। वो रिवर्स प्रोसेस क्या है कि हम इस लूप को स्टैटिक रखते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव ओवर इट, तो वी विल ऑब्जर्व द सेम रिजल्ट्स कि हमें ऐसे ही एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन से, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो कांस्टेंट की वैल्यू यानी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। तो दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू ईएमएफ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं वो इस कांस्टेंट की वैल्यू को डिसाइड करते हैं, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये निकलती है कि अगर हम एक चीज़ को स्टैटिक रखते हैं और दूसरी को उसके अंदर मूव करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक रखते हैं और उसके अंदर जो है वो लूप को मूव करवाते हैं, या लूप को स्टैटिक रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इट ओवर जो है वो मूव करवाते हैं, तो वी विल ऑब्जर्व द सेम थिंग, हमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मिलती है। तो हम इस चीज़ को रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं कि व्हेन यू विल परफॉर्म अ रिलेटिव मोशन यू विल ऑब्जर्व द इंड्यूस ईएमएफ। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन इंडक्टर और लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव यू द इंड्यूस ईएमएफ। तो ये चीज़ जो है वो हमें इंड्यूस है। अगर हम दोनों को मूव करवाएंगे विद द सेम स्पीड वी विल नॉट ऑब्जर्व। अगर दोनों रेस्ट हालत में होंगी तो फिर भी हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो वन ऑफ देम शुड बी मूव। तो हम दोनों में से किसी एक को ही मूव करवाना होगा। दोनों में से किसी एक को मूव करवाना है तो इससे हमें कंक्लूड क्या होता है, एक्चुअली में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से पास कर रही हैं। तो जब आप वन ऑफ देम मूव करवाते हैं यानी इनमें रिलेटिव मोशन देते हैं तो एक्चुअली में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दैट लूप चेंजेस। तो आपको पता है फील्ड पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, जब वो चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज एक्चुअली में वो काज है जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा करती है। अगर आप दोनों को स्टैटिक रखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आती, दोनों को मूव करते हैं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आती, तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होती। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंक्लूड करते करते इस पॉइंट पर ले आए कि जब भी फ्लक्स के अंदर चेंजेस आएंगी तब इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा होगी। अब डिफरेंट मेथड्स हैं टू प्रोड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला मेथड ये है कि एक बार मैग्नेट और एक कॉइल की एग्जांपल लेते हैं। जस्ट से डैट कि मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के दोनों किनारों को मैं एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर देता हूँ।
इट इज़ अटैच्ड बाय गल्वानोमीटर। जैसे मैं गल्वानोमीटर से अटैच करता हूँ तो इस लूप के पास नॉर्थ और साउथ एक बार मैग्नेट रख देता हूँ। ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर तक जो है वो जा रही हैं। तो अगर मैं इसको स्टेशनरी रखूँगा तो ये इसके अंदर कोई इंड्यूस ईएमएफ और कोई इंड्यूस करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ, इंड्यूस ईएमएफ एक्चुअली में वो काज है, वो वजह है जो उस सर्किट के अंदर, उस लूप के अंदर करंट के फ्लो करवाने का बायस है। तो इसलिए मैं पहले लफ्ज़ बोल देता हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ आएगी तो वो इंड्यूस करंट फ्लो करवाएगी। लेकिन एक्चुअली में जब ऑब्जर्वेशन आई थी तो उस वक्त पहले इंड्यूस करंट को ऑब्जर्व किया गया था, फिर उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके देखा गया तो वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, तो उसे इंड्यूस ईएमएफ का नाम दे दिया। तो हम कहते हैं कि एक्चुअली में वजह चूंकि इंड्यूस ईएमएफ ही है उस इंड्यूस करंट की, तो हम इसलिए इंड्यूस ईएमएफ के पैदा होने की वजूहात तलाश करते हैं। तो हम जब तक इसको स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा नहीं होगी। Whenever we move it forward और बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे हम इनको आगे और पीछे मूव करवाएंगे, जब तक हम इसकी मोशन रखेंगे तब तक इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती रहेगी। क्योंकि आगे को फॉरवर्ड करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज़ आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे मीनिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का नहीं रखता, यहाँ पे मायने है कि चेंज कितना हुआ। आपका फ्लक्स जो है वो, फ्लक्स का यूनिट जो है वो वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर 1000 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है, बहुत ज़्यादा है, तो अगर बेटे वो चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं पैदा करेगा। लेकिन अगर फ्लक्स 1 वेबर है लेकिन 1 वेबर से 0 और 0 से 1 वेबर यानी चेंज उसमें आ रही है, तो वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा कर देगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि जब आप आगे मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तब भी चेंज होगा, जब पीछे मूव कराएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा तब भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा होती जाएगी। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ लूप, कि अगर आपके पास एक लूप है और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मेरे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये किसी जगह पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक लूप रखते हैं, ये लूप है, और इस लूप के दोनों किनारों को गल्वानोमीटर के साथ जोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि ये जो वायर जिससे हम लूप बना रहे हैं ये इंसुलेटेड है, इसके लूप्स हमने जस्ट बनाने हैं। तो इस लूप वाली वायर को जैसे हम यहाँ से पकड़कर इस तरफ खींचेंगे तो इस लूप, और इधर से पकड़कर इधर को खींचेंगे तो इस लूप का इतना एरिया है, तो ये स्क्वीज़ करके ये एरिया जो है वो ऐसे रह जाएगा। ठीक है, एरिया की वैल्यू कम होगी, तो एरिया चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप इसको इस इनवर्ट धकेल देंगे, यानी इधर को, इधर से भी पकड़ के इधर, ये दोबारा अपनी पहली शेप अटेन कर लेगी, तो फिर फ्लक्स चेंज आएगा, फिर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको खींच कर रोक देंगे तब भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होनी बंद हो जाएगी। जैसे आप इसको इस तरह करके पहली पोजीशन में ला के छोड़ देंगे तब भी कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी। जब तक आप इसको मूव करवाएंगे तब तक ये चीज़ जो है वो पैदा होती रहेगी, इंड्यूस ईएमएफ। इसके बाद है कि बाय रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कॉइल को रोटेट करें, मैं यही फिगर जो है वो इसकी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये फिगर हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देते हैं, और ये कॉइल है और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के कॉइल के साथ जोड़ देते हैं। फिर मैं इस कॉइल को पकड़ता हूँ और ऐसे रोटेट करने लग जाता हूँ। ठीक है, तो इसको इस तरीके के साथ जैसे हम रोटेट करेंगे तो अब क्या होगा कि अभी इसके अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी, फिर इसमें से पास करेंगी, तो फिर ऐसे कोई नहीं गुजरेंगी। तो जब आप रोटेट करेंगे तो कभी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम
मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ, तो वो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करवाता रहेगा। तो एक हमारे पास मेथड जो है वो ये वाला आ गया। ये मेथड आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर भी यूज़ होता है। फिर एक मेथड है कि हम अगर एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करें तो वो दूसरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर देगा, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम भी देंगे। तो हम कहेंगे चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन अदर वन। वो दूसरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब इसकी हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसकी डायग्राम इधर बना देता हूँ कि वी हैव ये मेरे पास एक कोर मटेरियल है, इसी तरह मेरे पास एक और कोर मटेरियल है। कोर मटेरियल बोलते हैं जो मैग्नेटिक कॉइल के अंदर रखा जाए। इस कोर मटेरियल के ऊपर मैं एक कॉइल को लपेट देता हूँ और इस कॉइल को स्विच के ज़रिए हम इस तरह करके नेगेटिव ऑफ द बैटरी, ये स्विच है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, और एक रियोस्टेट के साथ इसको जोड़ देते हैं। ये रियोस्टेट है, तो ये वोल्टेज V आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये दूसरी कॉइल है एंड द अदर कॉइल इज अटैच विद द गल्वानोमीटर। ये हमने गल्वानोमीटर से अटैच किया। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो इसकी करंट जो फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसमें जो फ्लक्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये फ्लक्स पास पड़ी हुई कॉइल के अंदर भी दाखिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास स्विच ऑन करने पर फिगर इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व डैट कि इधर इंड्यूस करंट शो होगा। फिर आप स्विच को ऑन कर देंगे, फिर शो होगा, फिर ऑफ कर देंगे, फिर शो होगा। इस तरह से आप करते जाएंगे जब तक आप उसमें स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, यानी करंट को चेंज करेंगे तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वो इसमें चेंज करेगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यही काम रियोस्टेट से भी कर सकते हैं, यानी रियोस्टेट से ऑन ऑफ नहीं होगा, सॉरी, इसकी करंट जो है वो चेंज करेंगे तो इसकी करंट चेंजिंग इसका फ्लक्स चेंज करेगी, पास पड़ी हुई कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो एक मेथड हमारे पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा करने का ये भी आ गया। फिर ये है कि यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, पांचवा मेथड है कि बाय चेंजिंग करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। हम एक हार शू की मानत ये मैं एक लोहे का पीस ले लेता हूँ और इस लोहे के पीस के ऊपर मैं कॉइल को लपेट लेता हूँ और इस कॉइल की वजह से जैसे करंट इसमें फ़्लो होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जो इस तरह से इस पोर्शन में हमें मिल जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह इधर से पास करती हुई इधर से निकलेंगी और इधर से फिर ये इसका एक सर्कल लूप बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से है। तो हम इसको एक गल्वानोमीटर के साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे आप इसमें करंट को वेरी करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एंड चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ, जो कि वो फ्लक्स में चेंज कर देगी जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है। तो यहाँ पे डिस्कस किए गए 5 मेथड्स हैं। इसके अलावा भी आपके जहन में जो भी आए वो मेथड फ्लक्स को चेंज कर दे,
तो फ्लक्स को चेंज करने वाला हर मेथड जो है वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो ज़रूर पैदा कर देगा। तो एक सिंपल रूल हमारे पास आ गया कि जो फैराडे ने दिया था, वो बाद में इस चीज़ को प्रूव भी करेगा, लेकिन वो रूल क्या है कि एनी काइंड ऑफ एनी मेथड दैट काज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इट कैन प्रोड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस करंट वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहला आर्टिकल है हमारे पास बेटे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, अब हमने उस मेथड को स्टडी करना है जो सबसे पहले जो है फैराडे और हेनरी ने स्टडी किया था। यानी जब आप एक रॉड को, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के मूव करते हैं तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है, फिर वो इंड्यूस करंट जो है वो पैदा कर देगा। तो वो इंटरनल जो डिस्कशन है वो हमने करनी है कि उसके अंदर क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो हम कंसिडर करते हैं कि वी हैव टू रॉड्स, ये दो रॉड्स हैं हमारे पास, ये कंडक्टिंग रॉड, these two conducting rods, parallel rods are connected with galvanometer। इनको हमने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया। तो नाउ वी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस के साथ शो करता हूँ। यू नो डैट के क्रॉस कन्वेंशन जो है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके ऊपर एक रॉड रख देते हैं, वो कंडक्टिंग रॉड जिसको आपने मूव करना है, ठीक है। और इस कंडक्टिंग रॉड का नाम हम रख लेते हैं ए बी, और इसके लूप कंप्लीट करने के लिए सी डी हम कंसिडर कर लेते हैं। इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वी वेलोसिटी के साथ ड्रैग किया जाएगा, यानी घसीटा जाएगा, तो एक्चुअली में आप रॉड को रॉड ना समझें, आप समझें कि इट कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस, और ये चार्ज की पूरी ट्यूब है। जब आप रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में खींचेंगे तो एक्चुअली में आप एक ट्यूब के अंदर बंद करके चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में खींच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गैस का सिलेंडर उठाकर किसी जगह से किसी जगह रखते हैं, तो वो सिलेंडर एक्चुअली में गैस के मालिक्यूल्स को कंटेन कर रहा है, तो आप कंटेनर के अंदर बंद गैस के मालिक्यूल्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। कोई भी कंडक्टर है, इट कंटेन फुल ऑफ चार्जेस, तो जब आप इसको ड्रैग कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप एक उसके अंदर मौजूद चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाकर उन चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं। और व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो उनमें से मैं एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को ऑब्जर्व करता हूँ। सपोज करें कि इसके अंदर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो व्हेन यू विल ड्रैग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप समझें कि इस चार्ज को आपने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इन साइड पे है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस सिमत में बी कंसिडर कर लेता हूँ, इनवर्ड, और आप वेलोसिटी दे रहे हैं इस सिमत में वी, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल डेट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी इस सिमत में है, यानी ये वाली वेलोसिटी है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90, साइन 91 होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगी क्यू वी बी। तो ये फोर्स वो रॉड के अंदर मौजूद चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, put your finger in the direction of magnetic field, your thumb indicate the direction of velocity and palm indicate the direction of force। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो इस सिमत में होगी, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इतनी होगी। ये पहला स्टेप होता है कि जैसे ही आप उस रॉड को, यानी फुल ऑफ चार्जेस वाले कंटेनर को मूव करते हैं, कंटेनर लफ्ज़ में कंटेन से निकाल रहा हूँ, यानी चार्ज रखने वाला वो पूरा सिलेंडर
वो पूरा रॉड आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें मौजूद चार्जेस जो हैं वो पहले भी रैंडम मोशन से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो अब एक सिमत में यूँ समझ लें कि रॉड की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और वो पॉजिटिव चार्जेस बी से ए पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। जैसे वो ए पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो बी जो है वो नेगेटिव पार्टिकल से भर जाएगा। तो ए और बी, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, बी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, तो दो डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट पॉइंट पर लोकेशन पे हों और हम उसको आर डिस्टेंस, यहाँ पे आर डिस्टेंस जो है वो एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। दो ऐसे पॉइंट्स जिन पर ऑपोजिट चार्ज हो और दरमियान में इनके कोई ना कोई डिस्टेंस हो तो हम कहते हैं इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप इंड्यूस ईएमएफ का नाम दे देंगे। अब इस पॉजिटिव ए पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर नेगेटिव की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। कौन सी वो फोर्स हो सकती है? डेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम कहेंगे अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक दूसरी किस्म की फोर्स लगने लग गई, डेट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर। आफ्टर सम टाइम इंटरवल ये होगा कि जब ये चार्जेस बहुत सारे ऊपर नीचे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स दोनों बराबर अमाउंट में और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो हम उस वक्त कहेंगे कि इट विल बी द इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इन अवर डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर इक्वल इन अमाउंट। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बराबर आ जाए, ये से कैंसिल हो जाएगी, ई बराबर आ जाएगा वी बी वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता है कि जब दो चार्जेस, दो ऑपोजिटली चार्ज ऑपोजिट किनारों पर हो, दरमियान में डिस्टेंस मौजूद हो, तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा वी। डेल्टा वी अब आपकी इंड्यूस ईएमएफ ही है, माइनस इंड्यूस ईएमएफ उसको ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 से आ जाता है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करें तो माइनस ई ओवर एल इज इक्वल टू वी बी, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी बी एल आ जाएगा। माइनस वी बी एल उस वक्त आता है जब हमारे पास ये साइन 90 हो। अगर साइन 90 ना हो, कोई एंगल थीटा हो, तो लास्ट तक एंगल थीटा आएगा। तो एट एनी एंगल ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की टर्म में करूं तो वो कैसे करूंगा? आपको पता है कि v और b के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट था, तो इधर भी हम v और b के दरमियान में ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है डेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो फिर हम कहेंगे इसका फर्दर डॉट प्रोडक्ट है माइनस एल के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर, वो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट करेगा तो रिजल्टेंट में स्केलर क्वांटिटी जो है वो आपको मिलेगी। इसकी स्केलर रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर की टर्म में इसकी आ जाती है। तो ये था जी बेटे मोशनल ईएमएफ के बारे में कि मोशनल ईएमएफ यानी ये रॉड वो बिल्कुल सच कह रहे थे जो हेनरी और फैराडे ने बात कही थी कि उस वक्त तक ही सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो सकती है जब तक आप रॉड को मूव करेंगे। अगर आप वेलोसिटी ज़ीरो कर देंगे, रोक देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, तो उस वक्त इंड्यूस ईएमएफ पैदा होनी बंद हो जाएगी, चूँकि ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। अब इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करता है इन टर्म ऑफ, ये हेनरी का कॉन्सेप्ट था जी मोशनल ईएमएफ का। फिर फैराडे अपने लॉ के निस्बत से इसी बात को किसी और टर्म में करता है, फैराडेज लॉ।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको ये बयान करता है, कहता है जब आप, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जब ये इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये दोनों फोर्सेस बराबर आ जाएंगे, इमोशनल ईएमएफ इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। फिर क्या होगा कि अचानक ये चार्जेस ए से इस लूप से होते हुए बी को नेगेटिव चार्ज को आके कैंसिल कर देंगे, तो हम कहेंगे उस वक्त करंट फ्लो होने लगी। जैसे ही करंट फ्लो होगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के अमाउंट में कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स वीक हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होगी तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो वो अनबैलेंस फोर्स इस लूप के अंदर करंट फ्लो करवाने का बायस बन जाएगी। तो इस तरीके से इस लूप के अंदर करंट फ्लो होती रहेगी। ये था जी एक छोटा सा इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो का कॉन्सेप्ट कि वो किस तरह से हो रही होती है। अच्छा, अब इस रॉड को फैराडे ने अपने तरीके से बयान करना। फैराडे ये बयान करता है, आप इस मोशनल ईएमएफ वाले कॉन्सेप्ट को ही लेकर ऑनवर्ड चलेगा। कहता है कि जो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है वो ये साइन 90 पुट करने से होती है। ठीक है, जब आप इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करते हो तो ये मैक्सिमम होती है इंड्यूस ईएमएफ, और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो उस वक्त मिनिमम इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही होती है। अब इस रॉड के लिए बोलता है कि इस पोजीशन से पोजीशन नंबर 1 तक, ये ABCD हम हटा देते हैं इसके लूप को, इसको लिख लेते हैं पोजीशन 1, और यहाँ पे है एक पोजीशन 2। अगर इस रॉड को v वेलोसिटी के साथ, ये अभी पोजीशन 1 पर है यानी x1 डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से मूव करवा कर एक नई पोजीशन पर इसको ले जाना जो कि x2 डिस्टेंस पर है, तो इसकी मोशन के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, डेट इज डेल्टा x। तो हम डेल्टा x की वैल्यू निकालें, x2 माइनस x1 आएगा, और इस डेल्टा x को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो डेल्टा t होगा। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम वो लेगा तो इससे इसकी वेलोसिटी निकल आएगी। इस वेलोसिटी के साथ ये रॉड इसमें मूव करेगा। अब पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक उसने कितना एरिया कवर किया है, अगर वो पूछा जाए तो वो एरिया ये वाला होगा जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जितनी पोजीशन दूर जाती जाएगी, मसलन पोजीशन 1 से अचानक पोजीशन 2 तो नहीं ना चला गया, इट टेक सम टाइम डेल्टा टी, तो यहाँ से यहाँ चलते चलते इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया के इंक्रीज की वजह से ये हम कहेंगे एरिया चेंजिंग जो है, अगर हम वो निकालनी है तो हम मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका रिलेशन लगाते हैं, दैट इज माइनस VBL। ठीक है, साइन 90 कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 के बाद। अब अगर यहाँ पे v वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, डेट इज डेल्टा x ओवर डेल्टा t, BL आ जाएगा। अब डेल्टा x इज द एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया कवर हुआ है इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी ये है, तो मैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इसको एरिया मान लेता हूँ। चूँकि ये विड्थ चेंज हो रही है तो इसको चेंजिंग एरिया का नाम दे देंगे, माइनस b डॉट डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा t का नाम दे देंगे। यू नो डैट कि B और A ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और अगर ये चेंज हो रहा तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आएगी। ये तो था एक लूप हो तो माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है। अगर n लूप्स हों तो यही फार्मूला बन जाएगा नेगेटिव n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल हो जाएगी कि किसी कॉइल में यानी n लूप्स के अंदर अगर आपने इंड्यूस ईएमएफ लेनी है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वो इसके बराबर आ जाएगी। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ किसी भी लूप में पैदा होती है, इट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव n टाइम्स ऑफ द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये दूसरी बात जो है वो हमारी स्टार्टिंग वाली बात से जो हमने स्टार्ट में डायरेक्टली की थी, अब वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है
कि एक्चुअली में बेसिकल जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो वाई इंड्यूस EMF इज़ पर रिड्यूस। तो उसकी बेसिक रीज़न बेटे यही होती है कि वेलोसिटी देने से एक्चुअली में फ्लक्स के अंदर ही चेंज आती है। इसलिए हमने फ्लक्स के 5 डिफरेंट मेथड जो हैं वो पढ़े थे चेंजिंग के, कि आप किसी भी मेथड से फ्लक्स के अंदर चेंज कर लो तो इंड्यूस EMF जो है वो पैदा होके ही रहेगी, तो वो इंड्यूस EMF पैदा हो जाती है। नेगेटिव साइन शोज़ द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन साइन जो है वो हम आगे लेंसेज लॉ में डिस्कस करेंगे कि लेंसेज लॉ हमें इससे नेगेटिव साइन के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।